ये तस्वीरें वर्ष 2009 से लेकर 2014 के बीच हैं, जब चीन के अलग अलग प्रांत और शहरों में प्रदूषण के खिलाफ 2500 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल हुई थी। जिस चीन में लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, वहां भी लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लेकिन आज आप जरा भारत को देखिए। ये तस्वीरें जो अब आप देखेंगे, ये पिछले 10 वर्षों की हैं। इन तमाम 10 वर्षों के दौरान दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे देश में इसके खिलाफ एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। आज दिल्ली की हालत कैसी हो गई है आप देखिए। 10 साल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह आज की बात नहीं है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा कालखंड होता है। 10 वर्ष, एक दशक, और एक दशक में भी हमारा देश जागा नहीं, हमारी सरकारें जागी नहीं। हमारे देश में आरक्षण, धर्म, जाति, बेरोजगारी, नेताओं के अपमान और नए कानून जैसे मुद्दों पर हर साल 1 लाख से ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, सड़कें रोक दी जाती हैं। लेकिन प्रदूषण के खिलाफ हमारे देश में आज तक एक आंदोलन नहीं हुआ, एक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। एक बार कहीं भी पूरे देश में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भारत में हर साल प्रदूषण से 22 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि कोविड से हमारे देश में 4 वर्षों के दौरान 5,33,000 मौतें हुई और प्रदूषण से 22 लाख मौत। इसके बावजूद प्रदूषण किसी को विचलित नहीं करता। आज भारत के 145 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग खतरनाक हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं, लेकिन इन 90 करोड़ लोगों में से 90 लोग भी इस प्रदूषण को लेकर चिंतित नहीं है। और ऐसा लगता है कि लोगों ने अब इस प्रदूषण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और जो लोग स्वीकार नहीं भी करना चाहते, जैसे हमारे ही कुछ दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल लिखे हैं और कहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कुछ करिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? मीडिया से और आज तक से हमारी आखिरी उम्मीद है, सरकार तो कुछ करेगी नहीं। लेकिन वो लोग भी आप सोचिए कितने मजबूर हैं, उन्हें पता नहीं कि वो अपनी आवाज कहां उठाएं। इसलिए आज उन तमाम लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। आज प्रदूषण से जितना खतरा हिंदुओं को है, उतना ही खतरा मुसलमानों को भी है। जितना खतरा अगड़ी जातियों को है, उतना ही खतरा दलितों को और पिछड़ों को भी है, उतना ही खतरा ओबीसी को भी है। जितना खतरा अमीरों को है, उतना ही गरीबों को है। और इस समय प्रदूषण हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों को मार रहा है, बांट रहा है, काट रहा है। कोई इससे सेफ नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी सरकारें इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और अब ये जो मास्क है, जिसे मैंने अपने चेहरे पर आज लगाया है कुछ इस तरीके से, ये जो मास्क आप फिर से देख लीजिए, ये मास्क एक नया नॉर्मल आपके जीवन में बहुत जल्द बनने वाला है। आज आप जरूर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे मुझे ये देखकर। कुछ दिनों के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। हमारे देश में प्रदूषण से भी खतरनाक राजनीति है और इस राजनीति का AQI हर मानक को तोड़ चुका है। हमारे देश में राजनीति इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी सरकार और नेता की जवाबदेही को आज तय कर ही नहीं सकते। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की सरकार कहती है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा पराली जलाई जा रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, यूपी और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि पराली की समस्या तो पंजाब में है और आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां? सांस लेने के लिए कहां जाइएगा? ऐसा लगता है कि ये सारी सरकारें, ये सारे नेता और हमारी व्यवस्था सिर्फ एक दूसरे को दोष देने के लिए है और हमारी जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों की जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। 11 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर 287 था, जो इस साल 13 नवंबर को
1000 से ज्यादा हो चुका है और इसमें 248% की वृद्धि हुई है। 2013 में जब केजरीवाल जी की पार्टी आई थी सत्ता में तो क्या प्रदूषण था आप देख लीजिए, 287, आज 1000 के ऊपर है। वर्ष 2013 में दिल्ली की हवा में हर व्यक्ति प्रतिदिन 10 सिगरेट के बराबर धुएं को सांस के जरिए अंदर खींच रहा था। 10 सिगरेट पी रहे थे आप 2013 में। आज उसी दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति 34 सिगरेट के बराबर धुएं को अंदर ले रहा है। 34 सिगरेट। आज बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार के कारण करोड़ों लोगों की सांसें खतरे में हैं, उनके फेफड़े काले पड़ चुके हैं, क्या उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उस सरकार पर क्या एक्शन हो रहा है जिसने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के मूल्यों का पालन नहीं करती या संविधान के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त करके संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। और अभी दिल्ली की जो स्थिति है उस पर यह अनुच्छेद बिल्कुल फिट बैठता है। आज हमारा सवाल यह है कि संविधान की रक्षा कैसे होती है? क्या दिल्ली के करोड़ों लोगों को जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है तो अब संविधान खतरे में नहीं है? और आज हमारा संविधान कहां गया है? क्या हमारा संविधान यह नहीं कहता कि हमें भी जीने का अधिकार है? दिल्ली के प्रदूषण ने यहां रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों से साफ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार छीन लिया है और यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके आज ऐसे हैं जहां AQI 1200 से लेकर 2100 के बीच है। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे, इनमें वसंत विहार का जो इलाका है वहां तो AQI 2045 तक पहुंच गया है और इस इलाके में 6 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों ने अब पाकिस्तान के लाहौर शहर के प्रदूषण को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते तक हम लाहौर का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, पाकिस्तान का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है। आज लाहौर को हमने पीछे छोड़ दिया और लाहौर से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। यह प्रदूषण इतना है कि इससे दिल्ली में लोगों की जीवन आयु औसतन 8 वर्षों तक कम हो रही है और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मौत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। हमारे देश में इस पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं हो रहा, जबकि यह स्थिति ऐसी है कि इस पर अब तक दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त हो जाना चाहिए था। हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता यह है कि वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन आंकड़ों के लिए काम करती हैं जो उसकी छवि के लिए एक पॉलिश की तरह होते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि वर्ष 2020 में वहां पराली जलाने की 80,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 8,404 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार कहती है कि 2021 में पराली जलाने की 6,000 घटनाएं हुई, जो अब कम होकर सिर्फ 1,082 रह गई हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इन सरकारों ने पराली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। अब आप सोचिए, अगर पराली जलाई नहीं जा रही है, 80,000 से 8,000 पर यह आंकड़ा आ गया है, तो फिर प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उसका एक्वा नाम का सैटेलाइट दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरता है और इसी सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी पराली जलाई जा रही है। लेकिन देखिए, हमारे देश के लोग हर चीज का काट निकाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब के किसान सैटेलाइट की इन तस्वीरों से बचने के लिए, सैटेलाइट की इस निगाह से बचने के लिए अब दोपहर की जगह शाम के समय पराली को आग लगाते हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट में रिकॉर्ड नहीं होती। यानी सैटेलाइट जब 1:30 से 2 बजे के बीच गुजर चुका होता है, उसके बाद यह आग लगाई जाती है। हमारी सरकारें यह कहकर बच जाते हैं कि अब पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 15 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी
37.51% थी, 37.5%। इससे पता चलता है कि इस प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या पराली है और इस पराली के मुद्दे पर हमारी सरकारों ने कोई ठोस काम नहीं किया। आज केंद्र सरकार का अपना पर्यावरण मंत्रालय है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का अपना खुद का पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्री हैं। इन राज्यों के अपने अपने मंत्री हैं जो पर्यावरण का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिन्हें टैक्स पेयर के पैसे से रहने के लिए बड़े बड़े सरकारी बंगले मिलते हैं, सरकारी गाड़ी मिलती है, बड़ा सा दफ्तर मिलता है, सुरक्षा मिलती है, स्टाफ मिलता है, मंत्री का दर्जा मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद जब आम लोगों को रहने लायक पर्यावरण ही नहीं मिलता, तब इन पर्यावरण मंत्रियों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या जिम्मेदारी इनकी तय होती है? आज बड़ा सवाल यह है। हमारे देश में अगर इसी तरह का पर्यावरण रहने वाला है, इसी तरह का जहर हवा में घुलने वाला है, तो फिर पर्यावरण मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। ना तो हमें केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय चाहिए और ना ही राज्य सरकारों में पर्यावरण मंत्री को होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? आज किसी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का तो इस्तीफा मांगा जाता है। हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। कहीं दंगे हो जाएं तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। लेकिन प्रदूषण के लिए किसी भी पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। इस्तीफा तो दूर, हमारे देश में लोग सरकारों से उनके खर्च का हिसाब तक नहीं मांगते। वर्ष 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा जहरीली हो गई। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हुआ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, अब तक उसके सीईओ और पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों और पर्यावरण मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहां एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी है। दिल्ली के आम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए जो रोड सेस देते हैं, यानी रोड टैक्स देते हैं, वो पैसा पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को इससे पिछले 7 वर्षों में 401 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन उसने इस पैसे में से सिर्फ 99 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह पैसा खर्च होने के बाद भी दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि यहां राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, यहीं से काम करते हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट यहीं दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली में है। यह देश की राजधानी है। इसलिए इस प्रदूषण से आज केंद्र सरकार भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे पर बहस हुई तो कोर्ट रूम के अंदर जिस अदालत में यह सुनवाई चल रही थी, उस अदालत के अंदर का AQI 994 था और इस 994 के AQI में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से कह रहे थे कि वो प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कदम क्यों नहीं उठाती। जब ये अपनी सबसे खतरनाक श्रेणी में होता है तभी सरकार क्यों जागती है। आज दिल्ली का जो AQI लेवल है, प्रदूषण स्तर जो है, दिल्ली की जो हवा है, वो खतरनाक से खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस समय जो श्रेणी है हवा की, वो खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में है, जहरीली श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और कहा है कि उसके अगले आदेश तक दिल्ली में चौथे चरण की कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी, जिसे आप ग्रैप 4 कहते हैं। ये जो ग्रैप 4 है, इसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक और डीजल के वाहन, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबंध होंगे, ये बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सिर्फ इन पाबंदियों को लागू करने से, और वो भी थोड़े दिनों तक लागू करने से, क्या हासिल होने वाला है? ये पाबंदियां मौजूदा प्रदूषण को कम करने के लिए नाकाफी है, लेकिन ऑप्टिक्स की राजनीति में जहां सिर्फ दिखावा करना होता है, ऐसे एक्शन प्लान लागू किए जाते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार उनकी जान बचाने के लिए कुछ कर रही है, जबकि आप सोचिए, लोगों की स्थिति यह है कि सरकार खुद तो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब वो लोगों से क्या कहती हैं? अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करवाइए। वो कहते हैं कि निर्माण कार्य रोक दीजिए,
फैक्ट्रियों में काम रोक दीजिए। लोगों से कह रहे हैं कि अब आप दफ्तर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अपनी गाड़ियां लेकर बाहर मत जाइए, गाड़ियों को बंद कर देंगे थोड़े दिन में, ऑड इवन ले आएंगे। सारी जिम्मेदारी असल में ये सरकारें लोगों पर डाल देती हैं कि अब आप खुद ही साफ कीजिए। आप कैसे साफ करेंगे? काम ना करके, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, दफ्तर से छुट्टी करके। अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में है तो उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा, ट्रकों को बंद करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी। सरकार चाहती तो वो चीन की तरह क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश करवा सकती थी, आर्टिफिशियल बारिश, जिसमें एक बार बारिश कराने का खर्च 15 करोड़ रुपए होता, जो दिल्ली में सरकार के विज्ञापन पर होने वाले खर्च से काफी कम है। दिल्ली में वर्ष 2021 से 2023 के बीच सिर्फ विज्ञापनों पर सरकार ने 1073 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि इसी पैसे से वो चीन की तरह प्रदूषण को कम कर सकती थी। चीन की सरकार अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर साल 1668 करोड़ रुपए खर्च करके आर्टिफिशियल बारिश कराती है और प्रदूषण के खिलाफ सिर्फ मीटिंग वाला खेल नहीं खेलती। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही होता है और शायद यही कारण है कि अब लोगों को यह प्रदूषण ना तो विचलित करता है, ना परेशान करता है, और हमारे नेता भी सिर्फ बयानबाजी करते हैं। आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं? टीवी चैनल्स पर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी पर आकर चमक रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने कौन कौन से नए कदम उठाए हैं, और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट। स्मॉग और फॉग का मिश्रण कुछ यूं है कि इस वक्त 7:45 है। मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और यहां से इंडिया गेट साफ साफ दिखाई देता है। कुछ ही दूरी पर है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये फॉग और स्मॉग का जो मिश्रण है उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा पोल्यूटेड एयर है, तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, आंखों में जलन भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कैसे स्मोक की मोटी चादर ने यहां पूरे एयरपोर्ट के इस इलाके को घेर रखा है। अगर आज सुबह देखा जाए तो 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी थी नोट की गई थी। लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पर जो है अब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट में डिलेज देखे जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर परेशानी है, लोगों को झेलनी पड़ रही है। हाँ, बोलना कोहरा है, इसी वजह से फ्लाइट लेट कर दिया। हाँ जी। अभी आपकी फ्लाइट कितने बजे शेड्यूल है? अभी शाम को 4:20 की है, सुबह में 4:10 की थी, अभी शाम को 4:20 पे उड़ेगी। मेरे जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि इस वक्त प्रदूषण की चादर से पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक हो या साउथ ब्लॉक हो, चारों ओर आपको प्रदूषण ही प्रदूषण जो है वो नजर आएगा। तमाम बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, ये तमाम मंत्रालय इस वक्त प्रदूषण की चादर से जो है वो लिपटे हुए हैं। पॉल्यूशन से तो बहुत हानिकारक तो है ही सर, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। यहाँ पर हम वाटर स्प्रिंकलर के पास हैं। देखिए कि नीचे ये छिड़काव किया जा रहा है और हम जरा AQI चेक करवाते हैं। अंकित, जो हमारे कैमरामैन है, वो जरा दिखाएं कि क्या है यहाँ पर AQI। और AQI अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। 330, यानी जहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है, वहाँ 330, 31, 33 तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पर एक्चुअली जो पॉल्यूशन लेवल है वो ज्यादा है और नीचे छिड़काव किया जा रहा है। मैं आपको इस समय तस्वीरें प्रगति मैदान टनल की दिखाना चाहूंगा। ना केवल बाहर का जो खुला डुला जो एनवायरनमेंट है वहां पर आप देख सकते हैं स्मोक, और जबकि अब अंदर जो टनल के अंदर है वहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्मोक है उसने सारी इस टनल को घेर रखा है। तस्वीरें इस समय आपको दिल्ली के जो हालात हैं वो बयां कर रही हैं कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर होता जा रहा है। तकरीबन 500 को छू गया है। AQI वेरी सीवियर कैटेगरी में है इस समय, सीवियर प्लस की कैटेगरी में है इस समय AQI। आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनी इस नींद से जागिए। हमारे देश में
जाति को लेकर इतने प्रदर्शन होते हैं, धर्म को लेकर प्रदर्शन होते हैं, नया कोई कानून आ जाए उसे लेकर इतने विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई किसी नेता का अपमान कर दे उसे लेकर प्रदर्शन होते हैं, यहां तक कि किसी बयान को लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और सबका एक ही नारा होता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। तमाम जातियों के जो लोग होते हैं, धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, कहते हैं हमें अपना अधिकार चाहिए और हम अपना हक छीन कर रहेंगे। लेकिन कमाल है कि आपका जो पहला हक है वो है साफ हवा में सांस लेने का हक, और वो हक आपसे छीन लिया गया है। और इस हक को वापस लेने के लिए हमारे देश का एक नेता आह्वान नहीं कर रहा, हमारे देश की एक पार्टी आपसे यह नहीं कह रही कि आप सेफ नहीं है, हमारे देश की एक पार्टी आपसे यह नहीं कह रही कि ये जो प्रदूषण है, ये जो जहरीली हवा है, ये आपको काट देगी, इससे आप बच नहीं पाएंगे, इससे आप सेफ नहीं हैं। और उसके बावजूद आप सोचिए हमारे देश के जो लोग हैं कितने सहनशील हैं, कितने अच्छे हैं कि वो इस जहर में चुपचाप सांस ले रहे हैं, अपने बच्चों के फेफड़े को काला होते हुए देख रहे हैं, अपने बच्चों की आयु को कम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। हमारे दिल्ली में ही अगर आप देख लें, पूरे साल के 365 दिन जंतर मंतर पर कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चलता रहता है। अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए किसी न किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना करती रहती। लेकिन जो मुद्दा आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसे लेकर ना तो कोई राजनीतिक पार्टी आपके घर आकर कुछ कह रही है, कोई नेता आपको यह नहीं कह रहा कि अब आप असुरक्षित हैं। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाइए, और जिस दिन आपने इसे मुद्दा बना दिया ऐसा कि इससे सरकारें गिरना शुरू हो जाएंगी, जब हमारे देश में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था जब चरमराती है तो क्यों, उसका कारण क्या है? जब कानून व्यवस्था नहीं बचती तो लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है, जब दंगे होते हैं बड़े बड़े तो लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, आपातकाल लागू हो जाता है। तो क्या अब लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं है? अब तो करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है, बच्चों की, महिलाओं की, वृद्धों की जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। लेकिन ना तो आपातकाल की घोषणा हो रही है और ना ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो रही है। इसलिए लोगों को जागना होगा, और जब आप जाग जाएंगे तो नेता तो अपने आप जागेंगे, क्योंकि उन्हें आपका वोट चाहिए। सरकारों की और अलग अलग नेताओं की इस निष्क्रियता को देखने के बाद आज हमें पंचायत नाम की एक वेब सीरीज का डायलॉग याद आ रहा है। और वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग। यानी हमारे देश के जो नेता हैं वो बस मीटिंग मीटिंग खेलते हैं, मीटिंग मीटिंग करते रहते हैं, नतीजा कुछ नहीं। 65 वर्ष पहले, वर्ष 1959 में दिल्ली का आसमान कुछ इस तरह से नीला दिखता था। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए जरा। और दिल्ली की हवा अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा साफ थी। ये वो दौर था जब दिल्ली में ज्यादातर साइकिल चलती थी। लेकिन आज प्रदूषण के कारण दिल्ली में आसमान ही नहीं, आसमान में आपको सिर्फ एक धुएं की चादर दिखाई देती है, सामने की बिल्डिंग तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। वर्ष 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गमन, और इस फिल्म में एक गाने के बोल थे, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये गाना जब लिखा गया होगा तो किसी और भाव से लिखा गया था। गाने को लिखने वाले ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में इस गाने का इस्तेमाल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से होगा, और आज इस शहर का हर शख्स सीने में जलन और आंखों में तूफान लेकर घूम रहा है, क्योंकि आंखों में जलन का तूफान है, सीना जल रहा है, और वो सब कुछ जहरीली हवा की वजह से। अब आपको यह बताएंगे कि मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार का नोटिस और शराब, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने वाले गानों पर हमारा हाल ही का विश्लेषण इतना चुभ क्यों गया है।
दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद के अपने कॉन्सर्ट में इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है और सरकारों को यह चुनौती दी है कि क्या भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का साहस दिखा सकती हैं। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि सरकार जो कहती है कि मैंने शराब के ऊपर गाना बनाया और गाया और मैं शराब को प्रमोट कर रहा हूं, मेरी चुनौती है सरकारों को कि अगर वो मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं शराब को प्रमोट करता हूं, शराब को बढ़ावा देता हूं युवाओं में, तो क्या सरकारें शराब पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत कर सकती हैं? तो ऐसा लगता है कि दिलजीत दोसांझ ने हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में वो विश्लेषण देख लिया था, उन्हें कुछ बातें चुभ गईं और उन्होंने उसी का जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि दिलजीत दोसांझ की ईमानदारी की हम कद्र करते हैं। वो चाहते तो इस पर चुप रह सकते थे बाकी सिंगर्स की तरह, बाकी एक्टर्स की तरह, लेकिन उन्होंने जो भी उनके दिल में आया, कम से कम उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है और ये बात उनकी काबिले तारीफ है, अच्छी बात है। इसका मतलब उनका जो ज़मीर है, उनकी जो आत्मा है, वो जिंदा है। वो सोचते हैं, समझते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और जो उनके बारे में कहा जा रहा है उसे भी ध्यान से सुनते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। इस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। अब देखिए, दिलजीत दोसांझ ने जो बयान दिया है उसकी वजह से अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। वो कहते हैं कि क्या सरकारें देश भर में शराब को बैन करेंगी? अगर वो बैन करती हैं तो फिर वो भी नहीं गाएंगे शराब के ऊपर गाना। हमारे देश में गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी किसी राज्य में शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जितनी चाहे शराब बेचिए, जितनी चाहे शराब पीजिए। भारत में सरकारों को सबसे ज्यादा टैक्स शराब के उत्पादों से ही मिलता है, यानी सबसे ज्यादा कमाई शराब से होती है। और देखिए, कर्नाटक में शराब पर जो टैक्स है वो 83% है, महाराष्ट्र में 71% है, राजस्थान में 69%, तेलंगाना में 68%, उत्तर प्रदेश में ये टैक्स 66% है। भारत में राज्य सरकारों की 15 से 30% की आमदनी सिर्फ इसी शराब पर लगने वाले टैक्स से होती है, जबकि केंद्र सरकार को भी पिछले साल शराब की वजह से 45,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। बहुत बड़ा पैसा मिलता है, कौन छोड़ेगा इतना पैसा? लेकिन हम चाहते हैं कि जो सिंगर है ये अपना पैसा छोड़ दे। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। पूरी दुनिया में शराब की बिक्री को रिसेशन प्रूफ माना जाता है। मतलब ये कि दुनिया भर में कितनी भी आर्थिक मंदी आ जाए, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है देशों की कितनी भी बुरी स्थिति में चली जाए, लेकिन लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। शराब की बिक्री पर कोई असर नहीं होता। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब कोविड काल में लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लगी पाबंदियों को हटाया गया था। कोविड काल में भी शराब के ठेके खुले और उस समय कोविड के बावजूद शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। कोविड भी लोगों को डरा नहीं पाया। लोग कोविड में भी अपनी जान पर खेलकर लंबी लंबी लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करके शराब खरीदने के लिए बाहर निकले। और अब दिलजीत दोसांझ भी इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार शराब को बेच सकती है, इस पर टैक्स लगाकर लोगों से इतना पैसा कमा सकती है, तो वो शराब पर गाने बनाकर इससे पैसा क्यों नहीं कमा सकते? असल में यहां मुद्दा शराब की बिक्री का नहीं है, बल्कि यहां मुद्दा शराब के नशे को बढ़ावा देने का है। यह बात सही है कि सरकार शराब पर टैक्स लगाकर लोगों से ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन यह भी सच है कि सरकार कोई भी हो वो शराब को बढ़ावा नहीं देती। पहली बात तो यह है कि सरकार शराब पर इतना जबरदस्त टैक्स लगाती है, 70 से 80% का टैक्स अगर सरकार लगा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग शराब पिएं और सरकार ये कोशिश कर रही है कि अगर लोग सरकार शराब पी भी रहे हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। शराब को और महंगा कर रही है सरकार ताकि लोग शराब कम पिए। शराब के मामले में आप उस फॉर्मूले को याद कीजिए, जब भी किसी देश की सरकार यह चाहती है कि लोग इस चीज को ना खरीदें, कम खरीदें, उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहती उस चीज को, तो वो उस पर टैक्स लगा देती है और उसे बहुत महंगा कर देती है। शराब भी उसी में से एक है। सरकार ने शराब और तंबाकू के विज्ञापनों पर इसलिए बैन लगाया
क्योंकि वो लोगों को ऐसे नशे के प्रति हतोत्साहित करना चाहती है। इसलिए ना शराब का विज्ञापन हमारे देश में हो सकता है, ना गुटखे का हो सकता है, ना तंबाकू का हो सकता है, क्योंकि सरकार इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। यही कारण है कि सरकार पीओ इंडिया जैसा अभियान नहीं चलाती। सरकार क्या चलाती है? सरकार कहती है फिट इंडिया का अभियान चलाइए। सरकार खेलो इंडिया जैसे अभियान चलाती है, जिसमें युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक किया जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेलो इंडिया नहीं, फिट इंडिया नहीं, बल्कि पीओ इंडिया का अभियान चलाना चाहते हैं। तो फिर एक अभियान शुरू कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं पीओ इंडिया, ताकि इंडिया खूब पिए। सरकार कभी ये नहीं कहती लोगों को कि पटियाला पैग लगाना चाहिए, 4 बोतल वोडका पीना चाहिए, 5 स्टार होटल के बार में बैठकर अपना गुस्सा उतारना चाहिए। सरकार ये कभी नहीं कहती। सरकार कैसे नारे देती है? सरकार कहती है से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल, से नो टू टोबैको। इस तरह के अभियान चलाती है। सरकार कहती है कि शराब पीने के बाद कभी भी गाड़ी मत चलाइए, अगर आप चलाते हैं तो उस पर बहुत भारी जुर्माना करती है। लेकिन दूसरी तरफ आजकल जिस तरह के गाने बन रहे हैं उनमें शराब को बढ़ावा दिया जाता है, शराब को ग्लैमराइज किया जाता है। लोगों में यह धारणा बनाई जाती है कि शराब के इस्तेमाल में असल में कोई बुराई नहीं है। शराब को बहुत फैशनेबल बना दिया जाता है, अपराध को फैशनेबल बना दिया जाता है, इसे ग्लोरीफाई किया जाता है। और इसीलिए हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के जो फैन क्लब बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे देश का जो माहौल है, अगर आज आप देखेंगे, वो अपराध को ग्लैमराइज करता है। शराब पीने को बुरा नहीं माना जाता। कहता है कि युवाओं को शराब पीना चाहिए, अपराध करना चाहिए, गन रखनी चाहिए। और अश्लील गाने भी चल रहे हैं आजकल खूब। सोचिए, जिस भारत में शराब की लत के कारण हर साल 3 लाख लोग मर जाते हैं, क्या उस भारत में गानों के जरिए शराब को प्रमोट करना किसी भी रूप में सही हो सकता है? हमारे देश के तमाम कलाकारों और सिंगर्स को यह बात समझनी होगी कि यह मामला इन गानों को अवैध बताने का नहीं है, बल्कि यह मामला अनैतिक होने का है। 2 श्रेणियां हैं। दिलजीत दोसांझ अगर शराब को लेकर गाना बनाते हैं और गाते हैं, क्या यह अवैध है? क्या यह किसी कानून का उल्लंघन है? क्या उन्हें जेल हो जाएगी? क्या यह अपराध है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह कोई अपराध नहीं है। यह उनकी क्रिएटिव फ्रीडम है। युवा आते हैं उनके शो में, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं उनके म्यूजिक को। बहुत सारे युवा रोने लगते हैं, तो सोचिए उनका यह जादू है कि वो आंखों से आंसू तक निकाल देते हैं। तो सोचिए जो वो कहते होंगे वो युवाओं के मन पर, दिल पर कितना प्रभाव करता होगा। अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में लोग रोने लगते हैं तो आप अंदाजा लगाइए वो कितने प्रभावशाली होंगे, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे। वो आज हमारे देश के युवाओं को कुछ भी कह दें तो युवा आंख बंद करके शायद मान लेंगे, खासतौर पर वो जो उनके कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ये अवैध नहीं है, लेकिन अनैतिक जरूर है। और अनैतिक बात की कोई सजा नहीं दे सकता अदालत में, वो तो खुद उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज हमारे देश में अलग अलग भाषा के सभी सिंगर्स, दिलजीत दोसांझ की बात नहीं कर रहा, सभी सिंगर्स और कलाकारों के सामने ये चुनौती है कि क्या वो शराब, हिंसा, ड्रग्स, अपराध और महिलाओं के प्रति अश्लीलता को बढ़ावा दिए बिना ऐसा गाना बना सकते हैं जो उतने ही हिट हो जाएं, उतने ही क्रिएटिव हों, उतने ही कलात्मक हों, उतने ही मधुर हों, जितने कि ये गाने होते हैं जो कि अश्लील होते हैं, जिसमें शराब को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए आज हमारा ये चैलेंज है, हमारी चुनौती है देश के सभी सिंगर्स को, देश के सभी फिल्म वालों को, गायकों को, लिखने वालों को, कि क्या आप बिना अश्लीलता के, बिना शराब को प्रमोट किए, बिना अपराध को प्रमोट किए हिट गाना बना सकते हैं? बनाकर दिखाइए। और अगर आपने बना दिया तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में असली कलाकार हैं। क्या आप सस्ते गाने छोड़कर अच्छे क्रिएटिव गाने बना सकते हैं और फिर उसे हिट करा सकते हैं? करा के दिखा दीजिए। हमारे देश में कई एक्टर ऐसे हैं जो समाज के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए पान मसालों के विज्ञापन में काम नहीं करते, गुटखे के विज्ञापन में काम नहीं करते, जबकि ये एक्टर ऐसा कर सकते हैं। एक्टर 2 प्रकार के हैं हमारे यहां, आपने देखा होगा। एक वो जो गुटखे के विज्ञापन में काम करते हैं और एक वो जो मना कर देते हैं। उन्हें कोई रोकता नहीं है, वो चाहे तो पैसा कमा सकते हैं,
क्योंकि यह अपराध नहीं है, लेकिन शायद अनैतिक जरूर होगा। क्या हमारे सिंगर्स भी इसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज को लेकर ले सकते हैं? क्या इस नैतिक जिम्मेदारी को समझ सकते हैं? सोचिए, क्या आज दिलजीत दोसांझ और उनके जैसे बाकी सिंगर्स अपने गानों में परिवर्तन लाकर देश के बाकी सिंगर्स के लिए एक मिसाल नहीं बन सकते? ये सारा मामला नैतिक जिम्मेदारी का है, क्योंकि गाने किसी भी समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक जमाना था जब गाने क्रांति ले आया करते थे। बहुत बड़ी बड़ी क्रांति गानों के जरिए होती थी। बड़ी बड़ी सेनाओं का मनोबल गानों के जरिए बढ़ाया जाता था। देशभक्ति के गाने ऐसे होते थे जिसमें लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग देश के लिए जान देने को तैयार हो जाते थे, और ये गाने लोगों की सोच को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। तो दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम उनकी फिर से तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े आराम से ये कह दिया कि अब मैं शराब पर गाने नहीं बनाऊंगा, शराब पर गाने नहीं गाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। और हम हमारे देश में ब्लैक और व्हाइट की तरह उन सिंगर्स को अलग अलग श्रेणी में रख पाएंगे। एक वो जो नैतिक रूप से सही हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और एक वो जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है, जिनके पास कला नहीं है, और जिनके गाने सिर्फ इसलिए हिट होते हैं क्योंकि वो सस्ते गाने बनाते हैं, क्योंकि वो अश्लील गाने बनाते हैं, क्योंकि उनके गानों में सिर्फ शराब की बात होती है, उनके गानों में अपराध की बात होती है। अब ये हमारे देश के तमाम सिंगर्स के ऊपर है, और उनके गाने सुनने वाले हमारे दर्शकों के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है कि वो किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं। और हमारे जो सिंगर्स हैं, क्या वो भी अपने स्तर पर समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं? सरकारें जो करेंगी वो करेंगी। इसलिए दिलजीत दोसांझ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। वो आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक बयान दे दिया, अगर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया, तो उससे पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये मौका है दिलजीत दोसांझ के पास। वो चाहे तो इस समाज को अपने बलबूते पर बदलने की हिम्मत रख सकते हैं। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी से अब एक नए नारे के भी दो पहलू आ गए हैं, और ये नारा है, एक हैं तो सेफ हैं। आपने नारा सुना होगा, बीजेपी ये नारा दे रही है, एक हैं तो सेफ हैं। अब इस नारे का दूसरा रूप देखिए, इस नारे का राहुल गांधी का विश्लेषण देखिए। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के लिए सेफ का मतलब है तिजोरी, और बीजेपी के लिए सेफ का मतलब है हिंदुओं की सुरक्षा। आज राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक नया आइडिया निकाला। बड़े क्रिएटिव तरीके से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देखिए, संगीत ही नहीं, फिल्में ही नहीं, राजनीति में भी बहुत क्रिएटिव तरीके आ रहे हैं। राहुल गांधी बड़े नए नए तरीकों को खोज कर लाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो खुद भी एक कलाकार की तरह क्रिएटिव तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ एक तिजोरी लेकर आए, और इस तिजोरी पर लिखा था, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने इस तिजोरी के अंदर से दो पोस्टर निकाले और कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो फिर गौतम अडानी बिल्कुल सेफ हैं। और यहां सेफ का मतलब उन्होंने इस तिजोरी को बताया है, आप भी देखिए। एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है? सेफ किसका है?
एक कौन है, यह सवाल है। राहुल गांधी ने आज जो किया, यह आइडिया तो बड़ा अच्छा था, क्रिएटिव था, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं होगा कि यह आइडिया थोड़ा सा पुराना है और यह आइडिया असल में अरविंद केजरीवाल राजनीति में लेकर आए थे। कुछ वर्ष पहले तक अरविंद केजरीवाल अपने साथ एक अलमारी लेकर चलते थे और उस अलमारी पर लिखा था नरेंद्र मोदी की तिजोरी, और केजरीवाल ने इस तिजोरी से कुछ फाइलें निकालकर लोगों को दिखाई भी थी। और अब बिल्कुल वही चीज राहुल गांधी ने भी की है। इसलिए आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमारा आइडिया चुरा लिया। बीजेपी के लिए एक है तो सेफ है का मतलब है हिंदुओं की सुरक्षा। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस है तो देश में आतंकवादी सेफ हैं, पाकिस्तानी सेफ हैं, रोहिंग्या मुसलमान सेफ हैं और वक्फ बोर्ड सेफ है, और अगर हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। इस समय जब हमारे देश की राजनीति में भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में जुटे हैं, उन्हें सांप्रदायिक बताते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें 8 मुस्लिम बहुल देशों ने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, और इस सूची में अब एक नए देश का नाम शामिल हुआ है और वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया की 50% से ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानती है और नाइजीरिया के राष्ट्रपति भी इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने वहां का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, जिन्हें हमारे देश के विपक्षी नेता मुस्लिम विरोधी बताते हैं। आज आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के इतने ही खिलाफ हैं और वो मुसलमानों से इतनी ही नफरत करते हैं, तो उन्हें दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इस समय ब्राजील में G20 समिट के लिए पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर पहले वहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हुई है। पॉल्यूशन से बचकर रहिए और हमेशा लोगों के दिलों में सेव रहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन की गैलरी में सेव रहेंगे तो कभी भी डिलीट हो सकते हैं।